दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम आपको बुद्धिमान गोनूजा की 7 मजेदार कहानी सुनाएंगे। कहानी को पूरा जरूर सुने। दोस्तों, गोनूझा अभी जगे ही थे कि 4 नवयुवक उनके घर पहुंचे और गोनूझा के दरवाजे पर दस्तक दी। गोनूझा मन ही मन भुनभुनाए, न जाने कौन आ गया। इतने सवेरे बिस्तर से उतरकर उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा दरवाजे पर 4 अजनबी युवक खड़े हैं। देखने से बदहवास से लग रहे युवकों पर गोनूझा ने प्रश्नसूचक दृष्टि डाली और पूछा, क्या बात है? चारों युवकों में से एक युवक ने कहा, हमें पंडित जी से मिलना है। गोनूझा ने पूछा, पंडित जी मतलब गोनूझा? युवक ने कहा, जी हाँ, जी हाँ। गोनूझा ने कहा, मैं ही गोनूझा हूँ, कहिए क्या काम है मुझसे? इतना सुनना था कि चारों युवक दंडवत की मुद्रा में आ गए। उनके इस अभिवादन से गोनूझा ने इतना तो अवश्य भांप लिया कि ये युवक उनसे कोई सहायता लेने आए हैं। उन्होंने युवकों को अपने कमरे में बुला लिया और उन्हें बैठने के लिए कहकर पूछा, यदि मैं स्नान ध्यान से निवृत्त होकर आप लोगों से बातें करूं तो? युवकों ने विनम्रता से कहा, जी हाँ पंडित जी, हम लोग प्रतीक्षा कर लेंगे। आप स्नान ध्यान से निवृत्त हो लें। थोड़ी देर बाद ही स्नान ध्यान से निवृत्त होकर गोनूझा ने युवकों से पूछा, बताओ भाई, क्या बात है? कहाँ से आए हो और मुझसे क्या चाहते हो? युवकों ने उन्हें बताया, पंडित जी हम चारों कवि हैं। हम सबके माता पिता हम लोगों को निकटू समझते हैं। हम लोगों ने सुना था कि मिथिला नरेश कवियों का सम्मान करते हैं, इसलिए हम चारों ने मिलकर एक कविता बनाई और मिथिला नरेश को सुनाने के लिए दरबार में गए। महाराज ने हमें मिलने का अवसर तो दे दिया, मगर कविता सुनने के बाद हमें डांटकर भगा दिया। हम बेहद अपमानित होकर वहां से लौट आए। हम लोगों को एक दरबारी ने बताया कि आप भी कवि हैं और जैसी कविता आप करते हैं वैसी ही कविता हमने भी की है। आपकी कविता सुनकर आपको महाराज ने पुरस्कृत किया था, जबकि हमारी कविता सुनकर उन्होंने हमें भाग जाने को कहा। उसी दरबारी ने हमें बताया कि आप ही हमारी कविता का भाव समझ सकते हैं और महाराज को हमारी कविता के गूढ़ार्थ समझा सकते हैं। गोनूझा ने युवकों की बात ध्यान से सुनी। जब दरबारी का प्रसंग आया तो वे उत्सुक हुए कि आखिर महाराज के किस दरबारी ने उनके बारे में इन युवकों को जानकारी दी कि वे भी उनके जैसी ही कविता करते हैं। अपनी उत्सुकता शांत करने के लिए उन्होंने युवकों से पूछा, वह दरबारी कौन था? युवकों ने बताया, हमने तो उसका नाम नहीं पूछा। हाँ, वह विचित्रा ढंग से पगड़ी बांधे हुए था। पगड़ी से उसकी एक आंख छुपी हुई थी। गोनूझा समझ गए कि इन युवकों को काना नाई ने उनके पास भेजा है। काना नाई महाराज के दरबार में था और उन महत्वाकांक्षी दरबारियों की चौकड़ी में शामिल था जो गोनूझा से मिलते थे तथा उन्हें नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं खोना नहीं चाहते थे। गोनूझा समझ गए कि जरूर इन युवकों की कविता में कोई ऐसी बात है जो अशोभनीय है, अन्यथा काना नाई उन्हें इस तरह उत्प्रेरित कर उनके पास नहीं भेजता। उन्होंने युवकों से कहा, मुझे तुम लोग विस्तार से बताओ कि तुम लोगों ने मिलकर कविता कैसे लिखी और तुम्हारी कविता क्या है। युवकों में से एक ने कहा, पंडित जी, अब तो कविता पढ़ने का हौसला भी जाता रहा। कहा हमने सोचा था कि कविता सुनाने के बाद महाराज से जो इनाम मिलेगा उसे ले जाकर अपने माता पिता को देंगे ताकि वे समझ सकें कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम निकटू नहीं हैं, हमारी भी कोई पहचान है। गोनूझा ने उसे बीच में ही टोककर कहा, यह सब रहने दो, कविता सुनाओ। तब युवकों में से एक ने कहा, पंडित जी,
जब हम लोग महाराज के दरबार के लिए अपने गांव से निकले तो रास्ते में एक गूलर का पेड़ मिला और मैंने एक गूलर पेड़ से टूटकर गिरते देखा। तब कविता की पहली पंक्ति बनाई, पककर गूलर गिर गयो। दूसरे युवक ने कहा, और पंडित जी, मैंने राह में एक पीपल के पेड़ से पत्ते तोड़कर ले जाती एक महिला को उसी समय देखा तो अनायास ही मेरे मुंह से यह पंक्ति निकली, लायो पीपर नारी। तीसरे युवक ने कहा, पंडित जी, मैंने जामुन का एक पेड़ देखा जिस पर अनगिनत जामुन फले हुए थे तो मैंने कविता की तीसरी पंक्ति बनाई, जामुन अंत न पायो। अब चौथे युवक की बारी थी। उसने गोनू झा से कहा, हम लोग थोड़ी देर और बढ़े तो देखा कि कुछ बच्चे खेलते खेलते झगड़ने लगे। तब मैंने कविता की अंतिम पंक्ति जोड़ी, बरबस ठानोरारी। और इस तरह उनकी कविता पूरी हुई। पककर गुलर गिर गयो, लायो पीपर नारी, जामु अंत न पायो, बरबस ठानोरारी। गोनू झा समझ गए कि काना नाई ने उनका उपहास उड़ाने के लिए ही इन युवकों को उनके पास भेज दिया है। उन्होंने मन ही मन सोचा कि ऐसे तो ये युवक मूर्ख हैं, किंतु उनके मन में अपने माता पिता को प्रसन्न करने की इच्छा है। इस इच्छा के कारण ही वे महाराज के दरबार में कविता सुनाने चले गए। दूसरी तरफ कानानाई उसे जलता है तथा उनका मजाक उड़ाने के लिए इन युवकों को उनके पास जाने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने मन में ठान लिया कि वे इन युवकों को महाराज से पुरस्कार दिलाकर ही रहेंगे। वे अपने साथ उन युवकों को लेकर दरबार में पहुंचे। महाराज ने जब दरबार में युवकों को देखा तो वे आग बबूला हो गए और डांटते हुए बोले, अरे तुम लोग फिर यहाँ आ गए। गोनू झा ने विनम्रतापूर्वक हस्तक्षेप किया, महाराज, इन कवियों को मैं लेकर आया हूँ आपके पास। जिस समय गोनू झा यह बात कह रहे थे उस समय उनकी दृष्टि काना नाई पर टिकी हुई थी। गोनू झा ने मुस्कुराते हुए फिर कहा, महाराज, मैं तो इन युवकों की चौपाई सुनकर विस्मित सा रह गया। मुझे आश्चर्य है कि इतनी कम उम्र में इन युवकों ने 4 पंक्तियों में संपूर्ण रामायण की रचना कैसे कर ली। अब महाराज के चौंकने की बारी थी। महाराज के मुंह से निकला, संपूर्ण रामायण? जी हाँ महाराज, संपूर्ण रामायण। यदि आप अनुमति दें तो मैं इन युवकों की लघु किंतु महानतम रचना आपको सुनवाऊं, गोनू झा ने महाराज से कहा। महाराज ने अनुमति दे दी। पूरे दरबार में उत्सुकता पैदा हो चुकी थी। युवकों ने बारी बारी से अपनी अपनी रचना दरबार में सुनाई। पककर गुलर गिर गयो, लायो पीपर नारी, जामु अंत न पायो, बरबस ठानोरारी। महाराज की समझ में कुछ नहीं आया। तब उन्होंने गोनू झा की ओर देखा। गोनू झा समझ गए कि महाराज उनसे कह रहे हैं कि क्या बकवास कविता है। गोनू झा ने मुखर स्वरों में कहा, महाराज, ये पंक्तियां सामान्य नहीं हैं। इनसे गूढ़तम बातें ध्वनित हो रही हैं। यह तो राम रावण के युद्ध से लेकर उसके परिणाम तक को रेखांकित करने वाली रचना है। पककर गूलर गिर गयो वस्तुतः रावण की पत्नी मंदोदरी का विलाप है। करुण रस का ऐसा वर्णन किसी अन्य पंक्ति में कहा। इस पंक्ति में कवि कहता है कि संपूर्ण सोने की लंका, जो रावण के अभिमान का प्रतीक थी, पके गूलर की तरह धराशी हो गई। लायो पी पर नारी मंदोदरी के रुदन में यह ध्वनित होता है कि पी यानी मंदोदरी का पिया। पति अर्थात रावण पर नारी अर्थात राम की पत्नी सीता को ले आया, जिसके कारण लंका का विनाश हुआ। जा मन अंत न पायो में भगवान श्री राम का यशोगान है कि हे मन, राम तो भगवान हैं, अनंत हैं। उनके सामर्थ्य को भला कैसे जाना जा सकता है। और महाराज,
कविता की अंतिम पंक्ति का अर्थ तो अब बिल्कुल साफ हो गया कि मंदोदरी विलाप करते हुए कहती है कि जिस परमेश्वर राम के मन की शक्ति की था कोई नहीं ले सकता, उससे उसके पति रावण ने बरबस दुश्मनी मोल ले ली, जिसका नतीजा हुआ कि वह आज अपने समस्त ऐश्वर्य के साथ ध्वस्त हो गया। महाराज उस कविता से तो नहीं बल्कि गोनू झा द्वारा की गई विद्वतापूर्ण विवेचना से प्रभावित हुए। उन्होंने यह भी समझ लिया कि गोनू झा इन युवकों की मदद करना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि उन्होंने इन युवकों में कोई अच्छी बात जरूर देखी है, अन्यथा वे इन्हें लेकर दरबार में नहीं आते। ऐसा विचार कर महाराज ने युवकों को इनाम दिया। इनाम पाकर चारों युवक प्रसन्न हुए और दरबार से विदा होते समय इन युवकों ने जब गोनू झा का चरण स्पर्श किया तब गोनू झा ने आशीष देने की शैली में कहा, जाओ, इनाम में मिली धनराशि अपने माता पिता को देकर प्रसन्न करो। अब घर जाकर कुछ काम की बातें सीखो। कविता से रोजी रोटी नहीं मिलती। युवकों के जाने के बाद गोनू झा ने काना नाई की तरफ भरपूर दृष्टि डाली और मुस्कुराते हुए अपने आसन पर विराजमान हो गए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, सभी जानते हैं कि गोनू झा मां काली के परम भक्त थे। गोनू झा की श्रद्धा भक्ति से मां काली प्रसन्न हो गईं। उन्होंने गोनू झा को दर्शन देने का मन बना लिया। उन्होंने सोचा कि गोनू झा बहुत चालाक है, इसलिए दर्शन देने से पहले उसे छकाया जाए। गोनू झा सोए हुए थे। मां काली ने अपना भयंकरतम रूप लिया। एक शरीर दो भुजाएं किंतु एक सहस्र शीर्ष वाली मां काली प्रकट हो गईं। स्वप्न लोक में विचरण कर रहे गोनू झा मां का यह रूप देखकर हंसने लगे। मां काली ने उन्हें हंसता देख विस्मय से मुंह खोला। गोनू झा ठठाकर हंस पड़े। तब मां काली ने अपना विस्मय प्रकट करते हुए पूछा, गोनू, तुम मेरा यह रूप देखकर डरे नहीं? गोनू झा ने उत्तर दिया, मां, मैं तो आपका पुत्र हूं, आपकी गोद में ही खेलता रहता हूं। आप चाहे जिस रूप में हो, मुझ बालक के लिए तो आप हर रूप में मां हैं। और भला किसी बालक को मां से कभी डर लगता है? चाहे वह जैसा भी रूप बना ले, बालक मां को पहचान ही जाता है। मां काली गोनू झा के उत्तर से प्रसन्न हुई। पुनः उन्होंने पूछा, मेरे सहस्रमुख दर्शन कर तुम हंसे क्यों? गोनू झा ने उत्तर दिया, माते, यह सोचकर मुझे हंसी आ गई कि आपके सहस्रमुख हैं और सहस्रनाक भी, किंतु हाथ दो ही हैं। मेरा एक मुंह एक ही नाक है और भुजाएं दो हैं। जब मुझे जुकाम होता है तो पोंछते पोंछते मैं परेशान हो जाता हूं। जब आपको जुकाम होगा तो इन दो हाथों से 1000 नाक कैसे पोंछेंगी? बस यही सोचकर मुझे हंसी आ गई। गोनू झा मां काली के सामने बिल्कुल निर्दोष बालक की तरह बोल रहे थे। उनकी बाल सुलभ बातें सुनकर मां प्रसन्न हुई तथा कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हुई। वर मांगो। गोनू झा बोले, मां, मैं क्या वर मांगू? आपका स्नेह मिलता रहे, यही मेरे लिए काफी है। आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे, इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए और क्या होगी? मां काली गोनू झा की बातों, श्रद्धा और विवेकपूर्ण व्यवहार से प्रसन्न तो थी ही। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने कुछ नहीं मांगा, फिर भी मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि कोई भी समस्या तुम्हें उलझा नहीं पाएगी। हर तरह की समस्या का समाधान तुम चुटकियों में कर लोगे। बुद्धि, विवेक, ज्ञान और वाणी कौशल में तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकेगा। ऐसा कहकर मां काली अंतर्ध्यान हो गईं और गोनू झा हाथ फैलाए, माते, माते कहते हुए बिस्तर पर उठकर बैठ गए। बहुत देर तक बैठे वे अपने स्वप्न की मीमांसा करते रहे। इसके बाद गोनू झा का बुद्धि चातुर्य और वाणी कौशल विश्व में विख्यात हुआ।
दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 3 गोनू झा के साथ एक दिन मिथिला नरेश अपने बाग में टहल रहे थे। उन्होंने यूं ही गोनू झा से पूछा कि देखना और दृष्टि संपन्न होना एक ही बात है या अलग अलग अर्थ रखते हैं। गोनू झा में बातें करने की अद्भुत सूझ थी। उन्होंने कहा, महाराज, देखना एक क्रिया भर है, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, किंतु दृष्टि में सूझ भी होती है, जिससे भविष्य के लिए मार्गदर्शन मिल सकता है। मिथिला नरेश को गोनू झा की बात पसंद आई। उन्होंने गोनू झा से फिर पूछा, मिथिला में दृष्टि संपन्न कितने लोग होंगे? गोनू झा ने तत्परता से कहा, महाराज, दृष्टिवान व्यक्ति विरल होते हैं, आसानी से मिलते कहाँ हैं? लेकिन महाराज का जिज्ञासु भाव बना रहा। उन्होंने पूछा, फिर भी कुछ तो होंगे? गोनू झा ने महाराज से कहा, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दें तो मैं आपको ठीक ठीक बता सकूंगा कि मिथिला में दृष्टि संपन्न हैं भी या नहीं। महाराज शांत हो गए। दूसरे दिन महाराज घोड़े पर सवार होकर गोनू झा के गांव वाले मार्ग से गुजर रहे थे। उन्होंने एक अजीब माजरा देखा। उन्होंने देखा कि सड़क के बीचों बीच कुछ लोग एक व्यक्ति को घेरे खड़े हैं। वे घोड़े से उतरकर भीड़ में गए, यह देखने की आखिर वहां हो क्या रहा है। भीड़ में शामिल होते ही उन्होंने पूछा, यहां क्या हो रहा है? मार्ग अवरुद्ध क्यों है? तभी भीड़ के बीच में बैठे व्यक्ति ने उनसे कहा, अपना नाम बताओ। महाराज ने देखा नाम बताने के लिए कहने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, गोनू झा हैं, जो सड़क के मध्य में एक खाट बुनने में लगे हैं और पास में ही एक कॉपी रखी है। जैसे ही उनसे कोई कुछ पूछता है, वैसे ही वे उससे उसका नाम पूछकर उस कॉपी में दर्ज कर लेते हैं। मिथिला नरेश को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर गोनू झा यह क्या कर रहे हैं। उन्होंने गोनू झा से पूछ ही लिया, यह क्या पंडित जी, आप यहाँ इस हाल में बीच सड़क पर बैठकर यह क्या कर रहे हैं? उनकी ओर देखकर गोनू झा ने कॉपी उठाई और उसमें कुछ लिखने लगे। महाराज ने फिर पूछा, अरे पंडित जी, कुछ तो बोलिए, यह क्या लिख रहे हैं? गोनू झा अपने स्थान से उठे और महाराज के कान में धीरे से फुसफुसाए, खाते में आपका नाम दर्ज कर रहा था। खाते में? किस तरह के खाते में? महाराज ने पूछा। गोनू झा बोले, आपने ही तो मिथिला के दृष्टि संपन्न लोगों की संख्या बताने को कहा है, तो मैंने अपने गांव से ही पड़ताल आरंभ कर दी है। जल्दी ही पूरे मिथिला का आंकड़ा तैयार हो जाएगा। महाराज ने जिज्ञासावश पूछा, आपने खाते में मेरा नाम दर्ज किया है, वह कैसा खाता है? मैं कुछ समझ नहीं पाया। गोनू झा ने कहा, महाराज, यह खाता दृष्टिहीनों का है। इसमें उन्हीं लोगों का नाम शामिल है जिन्होंने मुझे खाट बुनते देखकर भी पूछा, आप क्या कर रहे हैं? और क्षमा करें महाराज, आप भी अपवाद नहीं हैं। महाराज को गोनू झा के कहने का अर्थ समझ में आ गया और उन्होंने गोनू झा से कहा, बस पंडित जी, अब मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब आप यह खाता पोथी बंद करें और अपनी सामान्य दिनचर्या में लगें। महाराज की बातें सुनकर गोनू झा अनायास ही मुस्कुरा दिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 4 मिथिला में एक बार चूहों की संख्या इतनी बढ़ गई कि लोगों का जीना हराम हो गया। चूहे खेत खलिहान में उत्पात मचाते, धान की कोठियों में बिल बनाते, चौका में उछल कूद करते। राजमहल भी चूहों की आमद का शिकार हो गया था। एक रात चूहे ने महाराज की पगड़ी कुतर डाली और सुबह जब महाराज ने अपनी पगड़ी की हालत देखी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया।
उसी दिन महाराज ने बड़ी तादाद में बिल्लियां मंगाई, अपने राज्य के समस्त परिवार को एक एक बिल्ली पालने का हुक्म दिया। गरीब प्रजा इस फरमान के विरुद्ध खड़ी हो गई। दरबार में इस समस्या पर विचार विमर्श हुआ। महाराज की चिंता का विषय था कि मिथिला के लोग मृदुभाषी होते हैं। विरोध या विद्रोह से उनका कोई संबंध नहीं है, फिर बिल्ली पालने के राजाज्ञा का उल्लंघन करने पर वे कैसे आमादा हो गए। निष्कर्ष निकला कि लोग अपना और अपने परिवार का भरण पोषण बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। ऐसे में वे बिल्ली पालने के लिए दूध कहाँ से लाएंगे। मूल बात महाराज को भी समझ में आ गई और उन्होंने नया फरमान जारी किया कि जिन लोगों को बिल्लियां दी गई हैं, वे उन बिल्लियों के लालन पालन के लिए राज्य गौशाला से एक एक गाय ले जाएं। प्रजा तक जब यह बात पहुंची तो उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। महाराज को प्रजावत्सल कहा जाने लगा। महाराज ने खुद अपनी देखरेख में गायों का वितरण किया। प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसे वे गाय की रस्सी थमाते, यह निर्देश भी देते कि बिल्ली को दूध देने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगले साल राज्य में बिल्लियों की प्रतियोगिता कराई जाएगी। जिसकी बिल्ली बहुत मजबूत होगी, मोटी और सुंदर, उस व्यक्ति को पारितोषिक प्रदान किया जाएगा। इसके विपरीत जिस व्यक्ति की बिल्ली कमजोर होगी, उसे दंडित किया जाएगा। गोनू झा को भी बिल्ली दी गई थी। गोनू झा भी अपने साथ गाय लेकर घर पहुंचे। शाम को गाय दूहकर उन्होंने भरी बाल्टी अपनी पत्नी को थमाई और कहा कि एक कटोरा दूध खूब गर्म करके लाओ। पंडिताइन ने दूध उबालकर कटोरा में भरा और आंचल से कटोरा पकड़े हुए गोनू झा के पास आई और उनके पास कटोरा रख दिया। गोनू झा बिल्ली के बच्चे को गोद में लिए बैठे थे। दूध की गंध पाकर बिल्ली के बच्चे ने उनकी गोद से निकलने की कोशिश की। गोनू झा ने बिल्ली के बच्चे का सिर अपनी अंगुलियों से पकड़ लिया और बोले, दूध पियो। इतना कहकर उन्होंने बिल्ली के बच्चे का मुंह दूध से भरे कटोरे में सटा दिया। बिल्ली गर्म दूध होने के कारण छटपटाकर गोनू झा के हाथ से निकलने की कोशिश करने लगी। गोनू झा ने बिल्ली के बच्चे को पुचकार कर शांत किया और फिर दूध पियो कहकर उसका मुंह गर्म दूध में डुबोकर निकाल लिया। इस बार बिल्ली का बच्चा अपनी पूरी ताकत से गोनू झा के हाथ से निकलने की कोशिश करने लगा। उसके पंजों से गोनू झा के हाथ में कई स्थानों पर खरोंचें भी आ गईं। गोनू झा ने बिल्ली के बच्चे को अपने हाथ से निकल जाने दिया। एक हफ्ते तक गोनू झा अपने ढंग से बिल्ली के बच्चे को दूध पिलाने के लिए खूब गर्म दूध मंगाते और वही क्रिया दोहराते। स्थिति यह हो गई कि बिल्ली का बच्चा दूध शब्द सुनते ही डरकर दुबक जाता। दूध की कटोरी पड़ी रहती मगर उसकी ओर देखता तक नहीं। थोड़े ही दिनों में गोनू झा ने अपनी बिल्ली को चूहों के शिकार के लिए प्रेरित करना शुरू किया। स्थिति यह हुई कि चूहा देखते ही गोनू झा की बिल्ली उस पर झपट पड़ती और अपने पंजों में दबोचकर उसके साथ खिलवाड़ करती और अंततः उससे अपनी क्षुधापूर्ति करती। दूध की ओर जाना तो दूर, उसकी ओर देखना तक इस बिल्ली को गवारा न था। गोनू झा रोज गाय का दूध पीते, दही खाते, मलाई खाते। दूध के तरह तरह के पकवान उनके घर में बनते रहते थे। दूसरी तरफ गांव के लोगों में होड़सी मची थी कि किसकी बिल्ली ज्यादा दमदार दिखती है। अपनी बिल्ली के साथ सवार में ये लोग जितना ध्यान दे रहे थे, कभी उतना ध्यान अपने बच्चों की परवरिश पर भी इन लोगों ने नहीं दिया था। गांव में प्रायः चर्चा होती रहती थी कि अमुक व्यक्ति की बिल्ली बहुत सुंदर है, अमुक की बिल्ली के म्याऊ बोलने का अंदाज बहुत प्यारा है, अमुक की बिल्ली बड़ी ढीठ है तो अमुक की बिल्ली बड़ी चपल है। लोग अपनी बिल्ली को नहला धुलाकर घंटों उसके रोओं को तरह तरह का उपक्रम करके चमकाने में लगे रहते। उनमें से कुछ तो अपनी बिल्ली को नहलाने के बाद कंघी करने में लगते।
दूध को गाढ़ा होने तक उबाला जाता ताकि बिल्ली जो दूध पिए वह ज्यादा पौष्टिक हो। कहने का तात्पर्य यह कि लोग अपना कम और बिल्लियों का ख्याल ज्यादा रख रहे थे। ग्रामीणों में इस बात की खुशी थी कि गोनू झा की बिल्ली पिलपिल ही है, बीमार सी दिखती है। लोग फुसफुसाकर आपस में बातें भी करते थे कि गोनू झा खुद गाय का दूध पी जाते हैं, बिल्ली बेचारी तो इधर उधर मुंह मारकर गुजारा करती है। ग्रामीणों को विश्वास था कि इस बार गोनू झा इस बिल्ली वाले मसले पर जरूर राजदंड के भागी बनेंगे। इसी तरह एक साल बीत गया। एक दिन महाराज ने मुनादी करा दी कि शरद पूर्णिमा के दिन सभी ग्रामीण अपनी अपनी बिल्ली के साथ राज उद्यान में उपस्थित हों। देखते देखते शरद पूर्णिमा का दिन भी आ गया। राजोद्यान में ग्रामीण अपनी बिल्लियों के साथ उपस्थित हुए। महाराज ने ग्रामीणों के पास जाकर उनकी बिल्लियां देखीं, सहलाई, प्यार किया और आगे बढ़ते गए। उन्हें प्रसन्नता हो रही थी कि उनके राज्य में अब बिल्लियों की कमी नहीं है। राज्य से चूहों का सफाया होना निश्चित है। गोनू झा सबसे अलग अपनी बिल्ली के साथ एक किनारे खड़े थे। जब महाराज उनके पास पहुंचे तो चौंक गए। अरे यह क्या पंडित जी, बिल्ली बीमार है क्या? उन्होंने गोनू झा से पूछा। नहीं महाराज, बिल्ली स्वस्थ है, मगर यह दूध नहीं पीती। गोनू झा का यह उत्तर सुनकर महाराज तैश में आ गए। तुरंत एक कटोरी दूध मंगाई। दूध देखते ही गोनू झा की बिल्ली गोनू झा की गोद से जबरन छटपटाकर निकली और छलांग लगाकर दूसरी ओर महाराज के बैठने के लिए रखे आसन के पास जाकर छुप गई। महाराज को विश्वास हो गया कि गोनू झा की बिल्ली दूध नहीं पीती। दूसरे ही क्षण गोनू झा ने महाराज से कहा, महाराज, मेरी बिल्ली में वे तमाम गुण हैं जो एक बिल्ली में होने चाहिए। यह चूहे का शिकार करने में बहुत कुशल है, इतनी कुशल कि यहाँ उसके मुकाबले में कोई बिल्ली नहीं है। महाराज, मेरी विनती है कि आप सभी सज्जनों से अपनी बिल्ली छोड़ देने के लिए कहें। मेरे पास एक पिंजड़े में कई चूहे बंद हैं, मैं उन्हें खोलता हूं। महाराज ने सबको बिल्लियां छोड़ देने के लिए कहा। सबकी बिल्ली जमीन पर रखी गई। गोनू झा ने चूहेदानी का मुंह खोल दिया। सभी देखते रह गए। बिजली जैसी तेजी से गोनू झा की बिल्ली ने ताबड़तोड़ सारे चूहे मार डाले। अन्य लोगों की बिल्लियां दूध से अघाई अपने स्थान पर अलसाई हुई पड़ी रहीं। गोनू झा ने कहा, महाराज, राज्यहित में यही है कि बिल्ली ऐसी हो जो चूहों को मार सके। महाराज गोनू झा के तर्क से प्रसन्न हो गए और उस वर्ष बिल्ली पालन का पारितोषिक गोनू झा को ही प्राप्त हुआ। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर कर दे। साथ मिथिला में चोर उचक्कों और ठगों का कभी बहुत जोर था। चोर उचक्कों के इस जोर के कारण ही कोई अजनबी न तो मिथिला जाना चाहता था और न वहां के लोगों से मेल जोल बढ़ाने का ही साहस कर पाता था। मिथिलांचल नरेश ने चोरी और ठगी रोकने के कई उपाय किए, लेकिन सारे विफल रहे। एक दिन उन्होंने गोनू झा से कहा, अब आप ही कोई उपाय करें पंडित जी। राज्य में चोरी और ठगी की घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि पड़ोस के राज्यों से कोई मिथिला भ्रमण के लिए आना ही नहीं चाहता। मिथिला की कलात्मक तस्वीरों के लिए पहले यहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती थी। मिथिला अपने प्राकृतिक रंग निर्माण के लिए अपनी प्रसिद्धि के कारण व्यापारियों को भी आकर्षित करता था। मखाने की खेती में यह क्षेत्र अव्वल है, लेकिन चोरों और ठगों के उत्पात के कारण अब मखाने के व्यापार पर भी असर पड़ने लगा है। मिथिला की मछलियां दूर-दराज तक के खरीदार ले जाया करते थे, लेकिन मछलियों की मांग भी कम होती जा रही है।
यदि यही हाल रहा तो राजस्व में कमी आएगी और हमें नए कर लगाने होंगे। इससे हमारी प्रजा पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव आएगा। यह उचित नहीं होगा। मुझे विश्वास है पंडित जी आप ही कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे मिथिला की प्रजा को इन ठगों चोरों और लुटेरों से निजात मिल सकेगी। गोनू झा मिथिला नरेश की बातों को स्पष्ट आदेश के रूप में लेते थे। प्रखर बुद्धि और त्वरित सूझ के अपने विशिष्ट गुणों के कारण गोनू झा मिथिला नरेश के दरबार में सभी दरबारियों से भिन्न थे। उनकी इस विशेषता के कारण ही मिथिला नरेश उनका सम्मान करते थे। मिथिला नरेश की बातें सुनकर गोनू झा ने कहा, महाराज, आपका आदेश सिर आंखों पर। बस मुझे राज्य के सुरक्षा प्रहरियों में से कुछ प्रहरियों का चुनाव कर उनसे मनचाहा काम लेने की सुविधा प्रदान करें। महाराज ने गोनू झा को यह सुविधा प्रदान कर दी। गोनू झा ने सुरक्षा प्रहरियों में से अपनी पसंद के जवानों का चुनाव किया और उन्हें अपने गांव में ग्रामीणों जैसे लिबास में बुलवाया। 3-4 दिनों तक वे उन्हें समझाते रहे कि उन्हें क्या करना है। इसके बाद वे महाराज के पास गए तथा कहा, महाराज, अब मैं ठगी चोरी निषेध अभियान पर लग गया हूँ। न तो अगले 3 माह तक मैं दरबार में आऊंगा और न यह बताऊंगा कि मैं और मेरे प्रहरी क्या कर रहे हैं, और न यह बात आप किसी भी कारण से मुझसे पूछेंगे। महाराज ने स्वीकृति दे दी। गोनू झा ने इन सुरक्षा प्रहरियों को पर्यटकों के वेश में विभिन्न क्षेत्रों के धर्मशालाओं में ठहर जाने का निर्देश दिया तथा राजकोष से मंगाकर सबको कुछ कुछ धन भी प्रदान किया। जवानों के चयन में गोनू झा ने एक विशेष नीति अपनाई थी। उन्होंने ऐसे जवानों का चयन किया था जो देखने में मूर्ख लगते थे। 3 दिनों के प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने इन जवानों को मूर्खतापूर्ण ढंग से देखने, बोलने आदि की कला भी सिखाई थी। गोनू झा के गांव से थोड़ी दूरी पर एक मवेशी मंडी थी, जहां रविवार को मवेशियों का बाजार लगा करता था। एक सुरक्षा प्रहरी किसान के वेश में उस हाट में भेजा गया। वह दिन भर हाट में घूमता रहा और मूर्खों के से हाव भाव के साथ मवेशियों के पास जाता, उन्हें निहारता और फिर उसके मालिक से उसकी कीमत पूछता, फिर अपनी अंटी से पैसे निकालकर उन्हें सबके सामने गिनने बैठ जाता। फिर कहता कि उसके पास पैसे कम हैं। लगभग 4-5 चक्कर वह पूरे हाट का लगा चुका था। अब वह किसी भी मवेशी के पास रुकता तो मवेशी का मालिक उसे दुत्कार कर भगा देता, जा जा आगे बढ़। लेना न देना आ गया फिर मगज चाटने। हाट में घूम घूम कर थक जाने के बाद वह जवान एक जगह पर बैठ गया। उसने महसूस किया कि उसके आसपास थोड़ी थोड़ी दूरी पर 4 लोग बैठ गए हैं। चुपचाप, सबकी पीठ उसकी तरफ थी। जवान ने फिर अपनी अंटी से पैसों की थैली निकाली और वहां बैठकर उन्हें गिनने लगा। पैसे गिनकर उसने थैली में डाले और थैली अपनी अंटी में रखकर वह फिर से मंडी के चक्कर लगाने लगा। चक्कर लगाते लगाते उसकी नजर एक छोटे से बछड़े पर पड़ी। वह बछड़े के मालिक से उसका मोल पूछा। पहले तो बछड़े का मालिक उस पर नाराज हुआ, मगर जब उसने अपनी अंटी से रुपए निकालकर दिखाए तो उसने उसकी कीमत 200 रुपए बताई। मोलतोल करने के बाद 150 रुपए में बछड़ा खरीदकर वह जवान उस बछड़े को अपने कंधे पर लाद लिया और गोनू झा के गांव की ओर चलने को हुआ तो जिसने बछड़ा बेचा था वह उसकी मूर्खता पर हंसते हुए पूछा, बड़े मजबूत जवान हो, किस गांव से आए हो? जवान ने चलते हुए कहा, भड़ौरा गांव है मेरा। भड़वारा जानते हो न? वही। इतने में 4 लोग उसके पास से लगभग दौड़ते हुए निकल गए। जवान ने देखा ये वही 4 लोग थे जो कुछ देर पहले उसके आस पास आकर बैठ गए थे। जवान ने उन्हें देखकर अनदेखा कर दिया और धीमी चाल से वह आगे की ओर चल पड़ा।
मवेशी मंडी से थोड़ी दूर निकल जाने के बाद एक मोड़ पर उसने देखा कि एक आदमी उसे रुकने का इशारा कर रहा है, मगर वह उस पर बिना ध्यान दिए धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। उसे इशारा करने वाला आदमी तेज कदमों से चलकर उसके पास आ गया और कहने लगा, का गणेशी भाई, नाराज छी की अतेक आवाज दे लो, इशारो कह लो, अहाँ ध्यानो न दे लो किए? क्यों गणेशी भाई, नाराज हैं क्या? इतनी आवाज दी, इशारा भी किया, मगर आपने ध्यान ही नहीं दिया, क्यों? जवान अपनी धीमी गति से चलता रहा। उस आदमी ने फिर कहा कि बात छई, बोलवे नहीं करी छी। क्या बात है? बोलते ही नहीं हैं। तब जवान ने बिना उसकी ओर देखे कहा, मेरा नाम गणेशी नहीं, माधो है। माधो? माधव झा? मुकुंद माधव झा? हाँ यो झा जी। ये बताओ कि ये बकरा कतेक में भेटल? हाँ झा जी। यह बताइए कि यह बकरा कितने में मिला? ये बकरा। माधो झुंझलाया और बोला, तुम्हें यह बकरा दिख रहा है? त और का? तो और क्या? माधो चलते हुए बोल रहा था, भाई ये बकरा नहीं है, बाछा है, बाछा। बाछा? कौन कहता है? अरे बकरा और बाछा में अंतर नहीं समझता क्या? क्या मेरे पास आंखें नहीं हैं? क्यों मूर्ख बना रहे हो? वह आदमी अब रोष में बोल रहा था। माधो ने भी उत्तेजित होकर जवाब दिया, हाँ बाछा है, बाछा। बाछा? बाछा? एक नहीं 100 बार बाछा। उस आदमी ने माधो से भी ऊंची आवाज में कहा, बकरा बकराब करा। माधो फिर चीखा, बाछा बाछा बाछा। ऐसे ही चीखते चीखते दोनों गांव के मोड़ तक पहुंच गए। वहां उन्हें 3 आदमी दिखे। उनमें से एक ने उन्हें टोका, अरे क्यों चीख रहे हो दोनों? माधो ने रुआसा होकर कहा, यह आदमी मेरे बाछा को बकरा बता रहा है। बाछार चौंक कर उस टोकने वाले आदमी ने पूछा, कहाँ है बाछा? माधो ने मासूमियत से जवाब दिया, मेरे कंधे पर। वह आदमी ठठाकर हंस पड़ा। फिर हंसते हंसते बोला, अच्छा मजाक कर लेते हूँ। मजाक? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे कंधे पर बाछा है और यह आदमी मुझे तब से तंग कर रहा है, बाछा नहीं बकरा है कह कहकर मुझे आजिज कर चुका है। अरे भाई, है बकरा तो बाछा कैसे कह दे कोई? अब तुमको बाछा को बकरा कहना हो तो कहो, उस आदमी ने कहा। उसकी बात सुनकर माधो ने अपने कंधे से बाछा को उतारा और उसे देखने लगा। फिर बोला, यह बाछा ही है। क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? जाओ अपना रास्ता देखो। अभी ये बातें हो ही रही थीं कि गांव के मोड़ पर खड़े 2 आदमी माधो की तरफ आ गए। माधो ने उन्हें देखा। उसे याद आया, जब वह मंडी में सुस्ताने के लिए बैठा था तब यही चारों उसके आजू बाजू आकर बैठ गए थे। उन दोनों ने बाछा को सहलाया, फिर बोले, वाह क्या बात है, बहुत मस्त बकरा है तुम्हारा। बोलो बेचोगे? माधो उनकी बात सुनकर हताश सा दिखने लगा। उनमें से एक ने फिर कहा, बताओ कितने में बेचोगे? मुझे पसंद आ गया है, बहुत शानदार बकरा है। माधो बारी बारी से चारों को देख रहा था। उसे चुप देखकर उन चारों में से एक ने कहा, अरे भाई, तुम तो बाछा खरीदने गए थे। मतलब कि तुम्हें तो बाछा की जरूरत है, बकरे की नहीं। ऐसे में ये बकरा तो तुम्हारे लिए बेकार हुआ ना? ऐसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे लिए जो फालतू चीज है उसकी हमें जरूरत है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि जो चीज तुम्हारे लिए फालतू है उसका खरीदार तुम्हें राह चलते मिल गया।
बेचना चाहो तो बेच दो, जितने में लाए हो उतनी रकम तुम्हें हम दे देंगे। बोलो कितने में खरीदा था? माधो ने मायूसी भरे शब्दों में बोला, 150 में। 150 यानी 150 रुपए। 150 रुपए मतलब 150 रुपए है न भाई? एक आदमी ने माधो से पूछा। माधो ने सिर हिलाकर हामी भर दी। फिर उनमें से एक ने माधो का कंधा थपथपाकर कहा, भाई मेरे, 150 रुपए में एक और 5 का तो मतलब है, मगर हिसाब किताब में शून्य का तो कोई मानी होता ही नहीं है। बताओ होता है क्या? माधो ने फिर सिर हिलाकर न कहा। उसके चेहरे पर उस समय मूर्खता बरस रही थी। तो 150 में से शून्य हटा दो तो बचे 1 और 5 यानी 1 पर 5 15। ये लो 15 रुपए। उनमें से एक ने माधो के हाथ में 15 रुपए रखते हुए कहा, अब यह बकरा हमारा हुआ। माधो हाथ में 15 रुपए थामे उन लोगों को देखता रहा और वे लोग बाछा लेकर एक साथ मुड़ गए और तेज गति वे वहां से जाने लगे। माधो उन लोगों को जाते हुए देखता रहा। जब वे लोग उसकी आंखों से ओझल हो गए तब माधो ने गोनू झा के गांव की तरफ अपना रुख किया। उस समय सूरज डूब रहा था। गांव की पगडंडियों के आसपास के पेड़ों पर चिड़ियों की चहचहाहट का शोर था। हवा मंथर वेग से बह रही थी। माधो धीरे धीरे चलते हुए गोनू झा के घर आया। उस समय आसमान में सितारे टिमटिमाने लगे थे। आसमान में चांद की मध्यम रोशनी फैल चुकी थी। चांदनी रात में गोनू झा अपने दरवाजे पर खटिया रखकर उस पर अधलेटे से पड़े थे। वह माधो को आता देख खटिया से उठ गए और टहलते हुए माधो के पास पहुंच गए। माधो ने उन्हें सारी घटना बता दी। गोनू झा मुस्कुराते हुए माधो की बातें सुनते रहे। फिर उन्होंने माधो का कंधा थपथपाते हुए कहा, तुमने बहुत बुद्धिमानी से काम किया। ठीक ऐसा ही काम मैं चाहता था। अब अगले हफ्ते हाट के दिन हम लोग अलग अलग मवेशी मंडी पहुंचेंगे। मुझे विश्वास है उस दिन ये चारों उस बाछा को बेचने आएंगे। अब 7 दिनों तक तुम मस्ती करो। माधो के जाने के बाद गोनू झा ने अन्य रंगरूटों को बुलवाया और उनसे जानकारी ली। वे लोग भी अन्य ग्रामीण मंडियों में इसी तरह ठगी के शिकार हुए थे। गोनू झा मुस्कुराते हुए उनकी बातें सुनते रहे और अगले मंडी के दिन मंडी में ही मिलने की बात कहकर उन लोगों को विदा किया और फिर सोने चले गए। अपने गांव के पास लगने वाली मवेशी मंडी में अगले सप्ताह गोनू झा मंडी लगने से पहले ही पहुंच गए और एक पेड़ के नीचे बोरा बिछाकर बैठ गए। उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वे मिथिला नरेश के दरबार के नामचीन दरबारी हैं। साधारण कृषक के लिबास में गोनू झा ठेठ ग्रामीण लग रहे थे। गोनू झा के मंडी में पहुंच जाने के बाद धीरे धीरे मवेशी बाजार जमने लगा। 2 घंटे में बाजार पूरी तरह सज गया। गोनू झा की आंखें माधो को तलाश रही थीं। एक पेड़ के नीचे बैठा माधो उन्हें दिख गया। वह पोटली से रुपए बार बार निकाल उन्हें गिनने में लगा हुआ था। लगभग 1.5-2 घंटे बाद माधो अचानक अपनी जगह से उठा और तेजी से मवेशी मंडी के पूर्वी कोने की ओर जाने लगा। गोनू झा भी उठे और धीमी गति से माधो की तरफ जाने लगे। माधो चलते हुए जिस जगह पर रुक गया था उस जगह पर 4 आदमी एक सफेद और शानदार बछड़े के साथ खड़े थे। माधो ने उनके पास पहुंचकर बछड़े को सहलाना शुरू किया। शायद उन चारों ने माधो को पहचाना नहीं था या फिर पहचानकर भी अनजान बन रहे थे। माधो को प्यार से बछड़े को सहलाते देखकर उनमें से एक ने कहा, क्या बात है, पसंद आ गया। पूरे बाजार में ऐसा बाछा तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। बोलो लेना है? माधो ने गर्दन हिलाकर हामी भरी।
फिर पूछा, कितने में दोगे? 200 रुपए। एक दाम, उसने जवाब दिया। अभी बातों का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि गोनू झा वहां पहुंच गए और ऊंची आवाज में पूछा, अरे यह बकरा किसका है? चारों के चेहरे का रंग इस सवाल पर उड़ गया। ठीक उसी समय माधो ने कहा, अरे लगता है मेरा ही दिमाग खराब हो गया है कि बकरा मुझे बाछा सा दिखता है। पिछले हफ्ते भी मैंने एक बकरा को बाछा समझकर खरीद लिया था। गोनू झा ने फिर जोर से, लगभग चीखते हुए पूछा, अरे बकरे का दाम कौन बताएगा? बता जल्दी। गोनू झा की इस आवाज को सुनकर 4-5 हट्टे कट्टे ग्रामीण दौड़कर उस स्थान पर पहुंच गए और बछड़े के साथ आए चारों ठगों के आजू बाजू में जाकर खड़े हो गए। गोनू झा के चीखकर पूछने पर उन चारों में से एक ने कहा, 200 का बाछा है हुजूर। यह बकरा नहीं, बाछा है। गोनू झा मुस्कुराए, फिर बोले, जो भी हो मैं तो बकरा ही कहूंगा। गोनू झा थोड़ी देर बारी बारी से उन चारों को देखते रहे, फिर मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में बोले, 200 दाम बताया न? 200 रुपए है न? उन चारों ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। गोनू झा ने अपनी आवाज को और धीमा किया और लगभग फुसफुसाते हुए बोले, 200 रुपए मतलब 200 है न? और 200 रुपए का मतलब 200। इतना कहने के बाद वे उन चारों में से एक के पास पहुंचे और उसके कानों के पास फुसफुसाते हुए बोले, और हिसाब किताब में शून्य का कोई मतलब नहीं होता है न? तो 2 शून्य हटे, बच गया 2। यह लो 2 रुपए और यह बकरा मेरा हुआ। गोनू झा की बात सुनकर चारों आदमी ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके आजू बाजू खड़े लोगों ने उन्हें धर दबोचा और उनकी मुश्कें चढ़ाकर उन्हें बांध दिया गया। मंडी में रौनक होने के कारण वहां भीड़ लग गई। तब गोनू झा ने भीड़ में शामिल लोगों से पूरा वृत्तांत कह सुनाया कि कैसे इन लोगों ने माधो को असमंजस में डालकर उसका बाछा 15 रुपयों में ले गए थे। फिर गोनू झा ने उन लोगों से जिन्होंने इन चारों की मुश्कें चढ़ा दी थीं, कहा, जाओ इन्हें ले जाकर हवालात में बंद कर दो। कल फिर मुकाम पर तैनात रहो। जब ये लोग उन चारों को लेकर जाने लगे तो गोनू झा ने हंसते हुए कहा, जाओ भाइयों, ये लोग तुम्हें हिसाब किताब में शून्य का प्रयोग कैसे होता है बता देंगे। इसके बाद गोनू झा और माधो वह बाछा लेकर घर आ गए। दूसरे दिन दूसरे गांव की मंडी में 6 और तीसरे दिन तीसरे गांव की मंडी में 10 लोगों को इसी तरह गोनू झा की सूझबूझ से रंगरूटों ने धर दबोचा। 7 दिनों के अभियान में ही पूरे मिथिलांचल में छोटी बड़ी ठगी करते 50 से अधिक लोग पकड़ में आ गए। इसके बाद उनकी पिटाई कर रंगरूटों ने कुछ और ठगी करने वालों का नाम पता हासिल किया और जाल बिछाकर उन्हें ठगी करते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। 3 माह व्यतीत हो गए। गोनू झा के ठग उन्मूलन अभियान को मिथिलांचल में अपार सफलता मिली। तकरीबन 250 ठगों को रंगरूटों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। 3 माह पूरा होते ही गोनू झा मिथिला दरबार में उपस्थित हुए और महाराज को अपनी सफलता का पूरा वृत्तांत कह सुनाया। महाराज खुश हुए तथा गोनू झा की सफलता से प्रसन्न होकर विशेष दरबार का आयोजन किया। दरबारियों के सामने उन ठगों को पेश किया गया जिन्हें गोनू झा की सूझबूझ के कारण पकड़ा गया था। महाराज ने दरबार में गोनू झा की मुक्तकंठ से प्रशंसा की। गोनू झा से जलने वाले दरबारी नाक भौं सिकोड़ने लगे। काना नाई तो इस घोषणा से इतना व्यथित हुआ कि दरबार से ही बाहर चला गया। महाराज उसे जाते हुए देखते रहे। वे जानते थे कि उनका यह दरबारी गोनू झा से ईर्ष्या करता है। दरबार समाप्त हो जाने के बाद महाराज गोनू झा को अपने साथ महल में लेकर आ गए और उन्हें उचित आसन पर बैठाकर पूछा कि आखिर मिथिला के सभी ठगों को इस तरह दबोचने में उन्हें सफलता कैसे मिली।
गोनू झा मानो इस प्रश्न के लिए तैयार थे। उन्होंने छूटते ही कहा, महाराज, मैंने आपकी आज्ञा से सुरक्षा प्रहरियों में से ऐसे जवान छांटे जो देखने में मूर्ख या बेअक्ल प्रतीत होते थे। इन जवानों को मैंने राजकोष से कुछ रुपए दिलाए, जिसकी सहायता से ये जवान ग्रामीण पर्यटक के रूप में घूम सकते थे और कुछ खरीदारियां कर सकते थे। 3 दिनों तक मैंने इन्हें मूर्ख दिखने और मूर्खतापूर्ण आचरण करने का प्रशिक्षण दिया। पूरे मिथिलांचल को मैंने 7 क्षेत्रों में बांटा और इन 7 क्षेत्रों के लिए 7 केंद्र स्थापित किए। इन जवानों के साथ ही मैंने गांवों में लगने वाली मंडियों में ग्रामीण वेशधारी रंगरूटों को तैनात किया। जवानों को मैंने खुला निर्देश दिया कि जब कोई उन्हें ठगने की कोशिश करे तो वे ऐसा दिखाएं कि वे उसके झांसे में आ गए हैं और ठगे जाएं। रंगरूटों को निर्देश था कि जब कोई जवान ठगा जाए तो वे उसे ठगने वालों को भनक तक लगे बिना उसके घर तक पीछा करें, नाम पता आदि की सूची तैयार कर लें। सच कहें महाराज, मैंने तो अंधेरे में तीर चलाया था जो ठीक निशाने पर लगा। गोनू झा की महाराज ने खूब आवभगत की और उन्हें महल के दरवाजे तक छोड़ने आए। गोनू झा को विदा करते समय गदगद कंठ से महाराज बोले, तो पंडित जी, आज से मिथिलांचल ठगमुक्त क्षेत्र घोषित किया जा सकता है न? गोनू झा ने उन्हें नमस्कार करते हुए कहा, क्यों नहीं महाराज। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और यह वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कर दे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।